हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर समृद्धि, कक्षा 9। अब कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरी से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं, मतलब गांठें ज़ोर से लगाई गई हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस पुट टिकता है, मतलब जिस पर वो बांधा हुआ था, दूसरी तरफ से जो धोती बांधी गई थी, कि चारों एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, मतलब विश्वास दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी डर ना था। तनिक मतलब ज़रा सा भी डर नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। अब लेखक सोचता है कि वो सांप को मारकर चिट्ठियाँ निकाल लेगा। कुएं की धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चक्कर आ गए उसे। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ था, आगे वाला भाग उसका ऊपर उठा हुआ था। मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो धीरे धीरे हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा। घातक मतलब जोर से हमले के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुफकार कर मारकर चोट करता। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर था, मतलब प्रतिद्वंदी उसके ऑपोजिट, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर था। धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बनी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। अब कुएं के धरातल के बीचों बीच मतलब ज़मीन पर उसे उतरना था, लटक रही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतना दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। मतलब वो जहाँ पर सांप था उसे वहीं पर पैर रखना था। अगर वो पैर रखता तो सांप उसे डस लेता। स्मरण रहे, याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। अब वो बेचारा बीचों बीच तो लटक रहा था, अब कुएं में उतरना भी उसे ज़रूरी था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा, 1-1 इंच। ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। एकाग्रचित्ता मतलब ध्यान जो मेरा वो बढ़ता जा रहा था। मुझे एक सूझी, एक तरीका आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, मतलब एक दीवार से सटा दिए। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी जो थी वो नीचे गिरी। ठीक है, सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए। मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। अब उसकी जो टांगें थी वो ऊपर को उठ गई, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम होगा। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए। कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा आंखों से सुनने वाला कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो गया, आंखों से सुनने वाला। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आशा कुसुम थी। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हुई। अब उसने सोचा था कि वो कुएं में उतरकर सांप को मार देगा और चिट्ठियां बड़े आराम से उठा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुएं का व्यास बहुत कम था। अब वो डर के मारे सांप उसकी तरफ देख रहा था और वो सांप की तरफ देख रहा था।
डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिससे वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। मोहरे मतलब तोप के आगे खड़े होना था। यदि फन या उसके समीप का भागना दबा तो होती तो फिर वह पलट कर ज़रूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी नहीं थी। फिर वह पलट कर ज़रूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे हुए, अपने पैरों पर मतलब अपनी अपनी स्थिति में डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में, अचूक मतलब कि खाली ना जाने वाला वार, मतलब उसका जो शरीर वो मुझे डस लेता, उसका शरीर जो जहर था वो मेरे शरीर में पहुँच जाता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी कोई उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसे फन को पकड़ लूँ। मारना था, बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। या तो उसे मैं मार देता या उससे बिल्कुल भी कोई छेड़खानी ना करके अपनी चिट्ठियाँ उठा लेता। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब सहारा लेना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। अब डंडा भी उसके हाथ से नीचे गिर गया। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीक सा कुछ लगा था। पीक सा मतलब सांप का विष लगा हुआ था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। कायल होता है मारने वाला। अब वो कायल हो चुका था, मतलब इतना प्रभावित हो चुका था वो सांप से। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना थी। सांप ने लगातार फूंक फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, यह शायद सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूंक फूंक और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा काम समाप्त हो गया। जैसे ही सांप ने वहाँ डंडे पर झपट मारी तो मैं उछल गया और मेरे भाई को लगा कि शायद मेरा काम समाप्त हो गया, मतलब मैं मर चुका हूँ, सांप ने मुझे डस लिया है। और मेरे बंधुत्व का नाता मतलब बंधुत्व का भाई का नाता फूक फूक कर धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजान थे, मतलब फजूल नहीं थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया। डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से मेरी ओर खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप, गुंजलक मतलब गुट्ठी मारता हुआ, गांठ मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथ को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी, मतलब बड़ी कठिनाई हुई थी कि डंडा सांप के नीचे था। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। निशान मतलब अपना वो डंडा गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से कुछ मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात से उसने दूसरी ओर भी वार किया।
यदि डंडा बीच में ना होता तो पैरों में उसके दांत गड़ गए होते। अगर डंडा बीच में ना होता तो सांप उसके पैरों पर काट लेता और वो मर चुका होता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। उस पर 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष मतलब उसकी आयु 11 वर्ष की थी, मैं 36 फुट चढ़ा, बाहें भर गई, छाती फूल गई, धोंकनी मतलब धड़कन चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर मतलब देह अपने शरीर को झाड़ झूड़ कर उसने धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, जिसने ऊपर चढ़ने को सारी क्रिया देखी थी, वो किस प्रकार ऊपर चढ़ा, किस प्रकार उसने सांप से लड़ाई की, चिट्ठियाँ प्राप्त की, ताकीद की, बार बार कहा कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैंने मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई। 1907 की घटना उसने कब सुनाई थी? 1915 को। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठाया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती, डैने के मतलब पंखों के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। कि सांप को मारना डंडे से कितना मुश्किल था। अगर राइफल होती तो एक बंदूक से, एक गोली से सांप मर जाता, लेकिन उसकी कोशिश और हिम्मत रंग लाई और वो सांप से लड़कर, सांप को उसने मारा तो नहीं था, सांप तो जिंदा था, लेकिन उसने अपनी चिट्ठियाँ प्राप्त कर ली थी। धन्यवाद।